जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन में। आज हम लोग झारखंड जीके में प्राचीन काल में झारखंड का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हब में मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो प्राचीन काल में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ठीक है, मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारी मार्ग झारखंड से होकर जाता था। मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। तो मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग किधर से होकर जाता था दोस्तों? झारखंड से। इसलिए मौर्यकालीन युग में झारखंड का अपना ही राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व था। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट या कुकुट देश के नाम से इंगित किया गया। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से इंगित किया गया है? कुकुट या कुकुट देश के नाम से। याद कैसे रखेंगे? क से कौटिल्य और क से कुकुट या कुकुट देश, इस तरह आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्वेश्चन पूछेगा किस नाम से झारखंड को पुकारा जाता था? तो कुकुट या कुकुट देश। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में कैसी शासन प्रणाली थी? तो गणतंत्रात्मक। इंद्र नामक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नामक नदियों से ही हीरे प्राप्त किए जाते थे, अतः इंद्र नामक संभवतः ईव एवं शंख नदियों का इलाका थे। तो कौटिल्य ने इंद्र नामक नदियों के बारे में लिखा था, इंद्र नामक नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे, और ये इंद्र नामक नदियां संभवतः कौन सी नदी थी? ईव एवं शंख नदी। अशोक के काल में देखते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में समावर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें एक अटाविक प्रदेश भी था और झारखंड इसी प्रदेश में शामिल था। तो अशोक के किस शिलालेख में अटाविक प्रदेश की जानकारी मिलती है दोस्तों? 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में, और जिसमें अटाविक प्रदेश और झारखंड किसका हिस्सा था? तो अटाविक प्रदेश का। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक की जनजातियों पर कैसा नियंत्रण था? तो अप्रत्यक्ष। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अटावी को भेजा जाता था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक जनजातियों के बीच किसे भेजता था? अटावी को। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय में वर्णित है कि इस क्षेत्र की जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। तो अशोक के कलिंग शिलालेख द्वितीय में वर्णित है कि इस क्षेत्र की जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। आगे देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशी से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। तो मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया और अपने राज्य स्थापित किया। इसके अलावा भारत का विदेशी से व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ, जिसका प्रभाव हमें झारखंड में भी देखने को मिलता है। सिंहभूम। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे झारखंड के विदेशी संबंधों की पुष्टि होती है। तो सिंहभूम से कौन सा सिक्का प्राप्त होता है दोस्तों? तो रोमन साम्राज्य का, जिससे झारखंड का विदेशी संबंधों की पुष्टि होता है। चाईबासा से क्या प्राप्त होता है? इंडो-सीथियन सिक्के। तो क्वेश्चन पूछेगा इंडो-सीथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो चाईबासा से। रांची से क्या प्राप्त होता है? तो रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। तो रांची से कौन सा सिक्के प्राप्त होता है? कुषाण कालीन, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पूछता हूँ कि सिंहभूम से कौन से सिक्के प्राप्त हुए? तो रोमन साम्राज्य के। चाईबासा से इंडो-सीथियन और रांची से कुषाण कालीन। गुप्त काल में देखते हैं। गुप्त काल में अभूतपूर्व संस्कृति का विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है।
तो वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को। ठीक है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। इसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। तो समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किसमें मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन में है। इन विजयों में से एक अटाविक विजय था। इन सब विजयों में से एक अटाविक विजय भी था। ठीक है। झारखंड प्रदेश इसी अटाविक प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। तो अटाविक प्रदेश का हिस्सा झारखंड था दोस्तों, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में भी झारखंड उसके अधीन था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुंड कहते थे। तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को क्या कहा जाता था? मुरुंड। क्या कहा जाता था? मुरुंड। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। इसके काल में चीनी यात्री पहयान 405 ईस्वी में भारत आया था, जिसने झारखंड क्षेत्र को कुकुटलाड कहा था। तो चीनी यात्री पहयान ने झारखंड को क्या कहा था? कुकुटलाड। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष। चलिए देखते हैं कहाँ से मिला। ये स्थान दिया हो, ये जिला दिया हो, ये प्राप्त अवशेष दिया है। तो पहला स्थान है महुदी पहाड़। महुदी पहाड़ की बात करें तो यह कहाँ है? हजारीबाग में। इसे प्राप्त क्या हुआ? पत्थरों को काट कर बनाए गए मंदिर। तो महुदी पहाड़ से क्या प्राप्त हुआ? पत्थरों को काट कर बनाए गए मंदिर। सतगांव यह कहाँ है? यह भी हजारीबाग में। इससे क्या प्राप्त हुए? तो मंदिर। सतगांव से क्या प्राप्त हुआ? मंदिर। पिठोरिया कहाँ है? रांची में। इससे क्या प्राप्त हुआ? पहाड़ी पर स्थित कुआं। पिठोरिया से प्राप्त क्या हुआ दोस्तों? पहाड़ी पर स्थित कुआं। अब देखते हैं गुप्तोत्तर काल में झारखंड। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में झारखंड को देखते हैं। शशांक गौड़ शासक शशांक इस काल का एक प्रतापी शासक था। शशांक के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। तो गौड़ साम्राज्य का शासक शशांक एक प्रतापी शासक था, जिसका साम्राज्य का विस्तार झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। ठीक है। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की थी। पहला संथाल परगना का बड़ा बाजार और दूसरा कौन सा? दुलमी। तो पहला साम्राज्य इसने कहाँ स्थापित किया था? झारखंड में, संथाल परगना के बड़ा बाजार में। प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। तो प्राचीन काल के कौन से शासक थे जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी? तो शशांक। ठीक है। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। शशांक किस धर्म से संबंधित था दोस्तों? तो शिव धर्म से। ठीक है। शशांक के काल में प्रसिद्ध बेनुसागर मंदिर है। शशांक के काल में प्रसिद्ध मंदिर बेनुसागर है, जो कि एक शिव मंदिर है। यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज के सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। तो शशांक पहली बात तो बेनुसागर मंदिर है कहाँ? तो यह सिंहभूम में। ठीक है। यह कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया? तो शशांक ने। ठीक है। शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसका उल्लेख ह्वेन-त्सांग ने किया है। शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इस तरह झारखंड में बौद्ध एवं जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई।
आगे देखते हैं हर्षवर्धन। वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था हर्षवर्धन। इसके साम्राज्य में कांजंगाल राजमहल का कुछ भाग शामिल था। तो हर्षवर्धन के काल में राजमहल का कुछ भाग शामिल था, जिसे जंगाल कहा जाता था। ठीक है, जंगाल राजमहल में ही हर्षवर्धन हेंसुआंग से मिला था। तो हर्षवर्धन क्वेश्चन बनता है, हर्षवर्धन हेंसुआंग से कहाँ मिला था? तो राजमहल, अगर राजमहल ना दिया रहे तो जंगाल दिया रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग ने प्राचीन काल में झारखंड का इतिहास देखा दोस्तों। वीडियो कैसी लगे कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।